लाइट ऑन करा दो जरा। नमस्कार, आपकी खबर में आप लोगों का स्वागत है। और इस समय जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ये है कि अभी तक जो हमेशा खबरें आती थी कि चाइना इतना आगे बढ़ गया, इतना कब्जा कर लिया, फला चोटी पे कर लिया कब्जा, लेकिन अब जो संतोषजनक ये है कि चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बार बार कह रहा है कि भारत पीछे जाए। भारत ने हमारे कब्जा किया है, भारत ने एलएसी को क्रॉस किया है। ये चाइना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्लोबल टाइम्स वो कह रहा है। तो ये माना जा सकता है कि भारत की जो कार्रवाई वो काफी आक्रामक रूप से होती जा रही है। इस समय हमारे साथ में पैनल में जुड़ रहे हैं भाजपा नेता केसी जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए शिव कुमार त्रिपाठी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी जी, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के समर्थक हैं। और हमारे पैनल एनालिस्ट जो शिव कुमार द्विवेदी जी हैं, वो सारी खबरों के एनालिसिस करके लेके आए हैं। शिव कुमार द्विवेदी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पैनल के लोगों को और हम दर्शकों के लिए ये बताइए आप कि चाइना और भारत के बीच में जो ये विवाद कई महीनों से चल रहा है, कभी वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में घुसा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि चाइना कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में एलएसी को क्रॉस करके और भारत जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। ये क्या माना जाए? चाइना के अंदर इतनी घबराहट क्यों है, जो अभी तक भारत कहा करता था, इतने सालों तक कहा करता था कि चाइना हिमाकत कर रहा है, एलएसी को क्रॉस किया, लेकिन अब सिचुएशन अचानक बदली है। ऐसा अचानक क्यों हो रहा है? देखिए, धन्यवाद राजू जी, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और चूंकि चाइना हमारा नैसर्गिक शत्रु रहा है, बशर्ते यह है कि अगर हम देखें तो डैमेज पोजीशन पे कम ही रहा है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि 2014 से ही चाइना की सीमा पर परसेप्शन चेंज हुआ। 2014 में जब हम आए थे तो पूर्वी इन्फ्रंटियर के नाम पे 76 रोडें हमें बनानी थी। और आपको ध्यान होगा कि 14 के नवंबर में जब हम रोड लद्दाख में बना रहे थे तो जिस प्रकार की स्थिति आज पैदा हुई है, इसी प्रकार की स्थिति उस समय भी पैदा हुई थी। और तब हुआ क्या कि भारत की सेना ने डिप्लॉयजेशन ज्यादा बढ़ाया। जब उनके 100 सैनिक आए तो हमारे 500 पहुंच गए, जब उनके 500 आए तो हमारे भी 2 से 3 हजार रिजर्व फोर्सेस पहुंच गए। यानी हमने आंख में आंख डाल करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम 2014 से शुरू किया, ये नैरेटिव तो उसी समय बदलना प्रारंभ हो गया था। चाइना को लगता था कि जो भारत की सरकारें 1951 से लेकर अब तक रही हैं, उनका जो तरीका रहा है कि हम उनके अंदर घुस जाते थे, वो कहते थे भैया ऐसा करिए कि आप यहाँ तक आए हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, हम मान जाएंगे। और ऐसे करते करते चाइना जो 1962 में उसने जितनी जमीनें हथियाई थी, ऑक्साइड चीन और क्या नाम है, अभी जो कई ऐसी जमीनें थी जिनको हथियाई थी, वो धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता गया, यानी आक्रमण करता गया और पकड़ता गया। आपको बता दूं कि 2008 से लेकर 2012 के बीच में ऐसे 10 पॉइंट थे जहां पर चाइना ने कब्जा किया। और वो कब्जा करने के बाद, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है हम यहाँ खड़े हो गए, ये मेरी सीमा, तुम वहां खड़े हो गए, वो तुम्हारी सीमा। तो उसका ये मानना है कि उसने पूरे दुनिया में जिन जिन देशों से, उसका 14 राष्ट्र हैं लगभग उसके अगल बगल, उन जिन 14 राष्ट्रों से वो संघर्ष कर रहा है, वो कभी भी सीमांकन को नहीं मान रहा है। वो एलएसी उसकी हर जगह है, कहीं भी एलओसी उसकी नहीं है। और वो इसका फायदा उठाता है, वो अंदर आता है और कब्जा करता है। पहली बार भारत की सरकार ने 2014 से एटीट्यूड चेंज किया और पूर्वी इन्फ्रंटियर के नाम पर, चाहे वो उत्तराखंड की रोडें बनाने का काम हो, चाहे हिमाचल में रोडें बनाने का काम हो, चाहे वो आपके अभी ये ओल्ड मैन जो है गलवान घाटी का रास्ता हो, हमने सबसे पूर्वी इन्फ्रंटियर में सिर्फ 3 रोडें ऐसी बची हैं जो कंप्लीट होने को बची हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ाया है। और इसी का खामियाजा है कि आज चाइना मिला रहा है। हम उसको उसकी भाषा में ही जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि चाइना के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई था तो वो इंडिया था। और वो अभी भी इसी पोर्शन पे चल रहा। वो बातचीत करके लिंगर ऑन करना चाहता है और अपने आप को बहुत व्यापक पैमाने पे मजबूत करना चाहता है युद्ध के लिए। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं कि भारत भी उसी की रणनीति पे है। वो भी टेबल टॉक कर रहा है और अपनी रणनीति के अंतर्गत राफेल्स का वहां पर नेटवर्क डेवलप कर रहा है, बोफोर्स लेके जा रहे हैं, हम वहां अग्नि ले जा रहे हैं, मिसाइल्स ले जा रहे हैं, सारी चीजों को हमने तैनात कर दिया है। रोज हमारी डिवीजन वहां बढ़ रही है, रोज हमारी गतिविधियां वहां बढ़ रही है। और ऐसा नहीं कि चाइना नहीं कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। लेकिन सबसे रिलैक्सेशन की बात यह है कि भारत आंख से आंख मिलाकर उन्हें दौड़ा के भगा रहा है, दौड़ा के मार रहा है। उनकी बात हम बात करते रहेंगे, लेकिन जो एलएसी का पोर्शन है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि अभी इसी आयाम में
अभी 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 हम अगले सेशन में फिर आपसे पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। अभी हम जोड़ना चाहेंगे अपने साथ में भाजपा नेता केसी जैन साहब को। जैन साहब, ये अचानक जो परिवर्तन आ गया है, क्या आंख में आंख डालने की जो अब बात हो रही है, चाइना को पीछे ढकेला जा रहा है, एक बार नहीं कई बार हमने जो है ढकेला है, ये पहले क्यों नहीं होता रहा है? जो हमारी जो भारत की जो पॉलिसी हुई है, अब हुई है, आक्रामक हो गई है, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी? देखिए राजीव जी, जो चाइना है, चाइना ने अभी जिस प्रकार से झड़प हुई और उस झड़प पे हमारे 20 से 22 जवान शहीद हुए और उसी कार्रवाई में चाइना के भी अगर हमारे 20 से 22 जवान शहीद हुए तो चाइना के भी 40 से 50 जवान मारे गए। लेकिन अगर हमारा एक भी जवान शहीद होता है तो पूरे भारत देश के अंदर एक प्रकार से जिस जिस प्रकार से एक उद्वेलित होता है पूरा भारत देश और पूरा भारत देश सेना के पीछे खड़ा दिखाई देता है, उसी का ये परिणाम है कि भारत देश की सेना का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसके उस घटना के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से चाइना बॉर्डर पे वहां पर गए और हमारे जवानों के अंदर एक जोश भरने का काम किया। जवानों के अंदर एक, जब कोई भी देश का सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री जाकर के वहां पे उनके बीच में बातचीत करता है और वो दिखाता है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और हमारे सैनिक, और प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सेना से हमारे देश की सेना कहीं पे भी कमजोर नहीं है, टक्कर लेने में सक्षम है और हमारे देश के जो नौजवान है, जो ये सेना है, इस पे हम गर्व करते हैं। पूरा विश्व कहीं ना कहीं गर्व करता है इस पे, एक कहीं ना कहीं इसका लोहा मानता है पूरा विश्व, हमारे देश की जो थल सेना है खास करके। तो ऐसे में जो उनका मनोबल बढ़ा और प्रधानमंत्री जी का वहां पर जाना, दौरा करना और उनके अंदर एक उत्साह भरना, इन्हीं सब चीजों का कहीं ना कहीं परिणाम है। और साथ ही साथ जो गृह मंत्री जी ने जो उनको और जो हमारे मंत्री ने जो उनको सीधे सीधे स्वतंत्र किया कि आप लोग डट करके सामना करिए, पूरा देश आपके साथ है। जिस प्रकार से अभी तक सैनिकों के हाथ बने हुए थे, उनको निर्णय लेने की छूट नहीं थी। साथ ही साथ क्या था कि आप वहां तक जा सकते हैं लेकिन आप हथियार लेके नहीं जा सकते, हथियार लेके जा सकते हैं, हथियारों से आप वार नहीं कर सकते। उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने वहां पर जा करके उनको एक तरीके से लिखा पढ़ी में तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने छूट दी कि अगर हमारा सैनिक शहीद होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए आप लोग भी स्वतंत्र हैं और सक्षम हैं। और इसीलिए जो सेना का मनोबल है इतना बड़ा कि उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो एलएसी पे जो हमारी कई जो अभी तक C8 और 7 और 6 तक जो अंदर वो आ गए थे, उनको बाहर खदेड़ने का काम हमारे देश की सेना ने किया है और ये कहीं ना कहीं हमारे हद में थी। वो जो पोस्टें हैं वो हमारे हद में थी, लेकिन अतिक्रमण करके जिस प्रकार से चाइना अंदर आ गया था, उनको वहीं वापस करने का काम हमारे देश के नौजवानों ने किया, हमारे देश की सेना ने किया है। ये इनका शौर्य है और पक्ष विपक्ष में न पढ़ करके देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि इसकी आलोचना करनी चाहिए। और जब भी राष्ट्र की बात आए, देश के सैनिकों की बात आए, तो हमें आगे बढ़ चढ़ करके पूरे पक्ष और विपक्ष को उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए और कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है। पक्ष विपक्ष सारा की सारा जब भी राष्ट्र की बात आती है, सेना की बात आती है, तो साथ में खड़ा पूरा दिखाई देता है। उसी का ये परिणाम है। कांग्रेस तो सवाल उठाती रहती है हमेशा, जो है कि वो चाइना घुस आया है और सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार बता नहीं रही, सरकार डिस्क्लोज करे, ये तो बार बार सवाल उठते रहे हैं। और जहां तक रही बात सेना की, तो सेना तो आज है जो पहले भी थी। देखिए राजीव, ये जो है सवाल जो उठ रहे हैं, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? देखिए राजीव जी, सवालों का जवाब तो हमारी सेना के शौर्य ने दे दिया है, क्योंकि चाइना स्वयं कह रहा है कि वो अंदर घुस आए हैं, आप वापस जाइए। अब दूसरी बात ये है, ये तो एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि चाइना कभी ये नहीं कहता कि हम डिफीट खा गए, हम पीछे हट रहे हैं। वो तो अगर पीछे हटता भी तब भी वो कहता है कि नहीं, हमने तो कब्जा कर लिया, हम तो आगे गए हैं। तो वो तो स्वयं स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं डिफीट उसको मिली है, कहीं ना कहीं कदम उसके पीछे बढ़े हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि नहीं, हमारे जो भूमि कब्जा हो कर लिया आपने, आप पीछे हटिए। दूसरी बात क्या है कि भारत ने जो एक बड़ा निर्णय लिया है, 52 से ज्यादा ऐप जो उन्होंने बैन किए हैं, उससे एक आर्थिक कमजोरी और आर्थिक झटका जो चाइना को मिला है,
जहां तक एक आंकड़ा है, सिर्फ टिकटॉक के बैन होने से 100 करोड़ रुपए पर महीने से ज्यादा, पर मंथ से ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है चाइना को, सिर्फ टिकटॉक से। एक और जो 52 ऐप बैन हुए हैं, एक आर्थिक झटका तो हमने दिया है चाइना को है। और सबसे ज्यादा मजबूती क्या होती है देश की ताकत, आर्थिक ताकत, तो उनकी आर्थिक ताकत को हम एक कमजोर है। दूसरी बात क्या है, जो आपने जो प्रश्न किया, जो हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस तब कहां थी जब ये कहते थे तो बंजर भूमि है, ये तो पहाड़ी भूमि है, यहाँ तो बड़ा मैदान है, इसकी हमको समस्या है और इसको ले जाने दीजिए। ये बयान किसके थे? देश के पहले प्रधानमंत्री के इस तरह बयान थे, तभी तो इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई। और वो स्थितियां आजादी से लेके अब तक परसेप्शन कहीं ना कहीं यही बना रहा कि वो कोई उपजाऊ भूमि तो है नहीं, वहां कुछ होना तो है नहीं, पहाड़ी भूमि है, वहां आवास भी नहीं कर सकते, कोई रह भी नहीं सकता है, बर्फ गिरती रहती है, इतनी ठंड होती है, क्या मतलब है उसका। और यही परिणाम, ये परसेप्शन है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सेना के हाथ पैरों को बांधने का काम करता है और उनके मनोबल को भी गिराने का काम करता है। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने, तब से इन सारी चीजों को खत्म करने का काम किया है। चलिए, ये जो सवाल उठ खड़े हुए, इस समय हमारे साथ में शिवकुमार त्रिपाठी जी हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, त्रिपाठी जी ये बताइए कि मनोबल जो है पहले की सरकारों ने क्यों नहीं सेना को दिया, जो आज छूट मिल रही है सेना को, जिस तरीके कर रहे हैं, तो पहले हाथ क्यों बांधे रखे गए थे? और क्या अब मानना है कांग्रेस पार्टी का, आप उनका चूंकि समर्थन करते हैं, क्या अब आप मानते हैं कि कुछ बदलाव आया है भारत में? देखिए, धन्यवाद राजू जी, जो आपने जो है इस विषय पे बात रखने की को जो आपने वो दी। तो मेरा ये मानना है, सेना को कभी बंधक नहीं बनाया गया, सेना हमेशा आजाद रही। सेना के बल पे आज हम भी आजाद हैं। आपको पता होगा 62 के घटना के बाद फिर कुछ ही वर्षों में चाइना के 600 सैनिक मारे गए थे। तो अगर उनको आजादी ना मिली होती या उनको कार्य करने की क्षमता न दी गई होती तो शायद वो 600 सैनिक क्यों मारे जाते। ये तो एक प्रचार है, तंत्र चल रहा है कि जो है जो आई है 14 से ही हो रहा, उसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, देश में क्या था, कुछ नहीं था। अगर था नहीं तो कारगिल के युद्ध में वही बोफोर्स के सौदे तोप के बारे में हो रही थी, वही बोफोर्स ने कारगिल युद्ध जिताया। तब तो अटल जी की सरकार थी जिसमें भाजपा सरकार चार लगाती थी, घोटाला हुआ। उसी घोटाले को जो है कह के, उसी घोटाले के उस सामान से ही तो देश हमारा सुरक्षित हुआ। कारगिल में पहले जो सारे आ गए थे, इनको पता भी नहीं चला कि हमारे कारगिल के क्षेत्र में जो है पाकिस्तानी सेना आ गई। इनको जब पहले से ही जानकारी नहीं थी, आज ये कह रहे हैं कि 2014 के आने के बाद से सब हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक विरोध करने का एक जरिया है, इनके पास एक यही जरिया है कि आरोप लगाते रहो। अभी तक चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं निकला कि चाइना को बोल दे कि आप हमारी जमीन को क्यों छेड़ रहे हो, क्यों हमारे अंदर घुस आए, कभी नहीं बोल पाए। पाकिस्तान का तो नाम लेते हैं, 56 का सीना बना देते हैं, लेकिन चाइना में 24 का हो जाता है। ये कैसी बात है? आप बोलो, खुल के बोलो। देश की सारी जनता आपके साथ खड़ी है। कोई जनता ऐसा नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारा देश जो है आगे न बढ़े और देश को कोई देश कब्जा करे। कोई नहीं चाहता है, चाहे किसी भी पार्टी का होगा। लेकिन इनका मानना है कि हम आए हैं, हमें जो भी ये हैं, इनके अलावा कोई देश का भला नहीं किया। भला नहीं होता तो आज देश की सारी समस्याएं जो है इतनी बढ़ गई 2014 के बाद, वो नहीं बढ़ती। एक गलवान घाटी हो या कहीं भी हो, आप 20 सैनिक पहले हमारे ही मारे गए। आपको उसी समय सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए थी कि वो 20 मारे क्यों गए। पहले तो आप कहते थे कि अगर हमारे कोई एक सैनिक मारेगा, एक सर काटेगा तो हम 4 सर लाएंगे। अब 4 सर वाली कहाँ? पहले तो आपने सर ही कटाया ना। अगर आप इतने ही जागरूक होते तो 20 सैनिक हमारे जो शहीद हुए, जिनके परिवार विधवा हो गई, तो वो तो सारी चीजें ना होती आज ना। हाँ, ये ठीक है, देश के साथ सारे लोग खड़े हैं, देश को खूब आगे बढ़ना चाहिए। पूरी पार्टी, सभी पार्टी के सारे लोग जो है साथ में रहने चाहिए और सारे लोग साथ में। कौन कह रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ में नहीं, देश की सरकार के साथ में नहीं है? ये तो एक इनका अपना झूठा आरोप है। ये अपने को हमेशा जो है ग्लैमराइज करते हैं, हमने ये किया। एक्चुअल में करिए, आप उनकी चल के जमीन में चलिए, हम लोग चलते हैं, कौन पीछे हट रहा है? कभी किसी ने कहा, किसी कांग्रेसी ने कहा या किसी अन्य पार्टी के लोगों ने कहा कि जो हम साथ नहीं देंगे? सारे लोग बहुत खुश होते हैं। देश का साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश एक का थोड़े नहीं है ना, किसी पार्टी का, देश सभी का है।
सभी लोग देश के साथ हैं, देश से अलग कोई नहीं है। अगर ये सारी भावनाएं पैदा की जा रही हैं तो ये भी एक देशद्रोह का काम किया जा रहा है कि और लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सारे लोग साथ में हैं। किसको इन्होंने बुलाया, किसकी राय ली और राय किसने नहीं दिया? हमारे, और देखिए पार्टी की, किसी भी पार्टी के हो, राहुल जी हो, वो भी राय देते रहते हैं। अच्छाई बुराई बताने से ही कोई आगे आगे बढ़ेगा। अगर आप हमारी 100 कमियां बताओगे, हम उस कमियों को दूर करेंगे तभी हम अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपकी झूठी तारीफ करते रहें। तारीफ करना ही कोई खास बात नहीं। अच्छा काम करोगे तो तारीफ मिलेगी, देश की जनता देगी और दे रही है। कहीं भी कोई अच्छा काम होगा तारीफ देगा। अब बेरोजगारी अगर बढ़ गई है तो इसको कोई बोले ना कि बेरोजगारी बढ़ गई। ये तो जबान बंद करना चाहते हैं। अभी उस पे आते हैं, लेकिन आप जो पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के सामने जो 56 इंच का सीना हो, कहने की बातें आती है, चाइना का नाम आते ही 24 का क्यों हो जाता है? जी जैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे अगर 20-22 जवान शहीद हुए तो 50 जवान चाइना के भी मारे गए। दूसरी बात ये है कि ये तो कूटनीतिक तरीके से और एक डिप्लोमेटिक तरीके से जिस प्रकार से चाइना को भारत देश मात दे रहा है, आप देखिए कि चाइना के संबंध किसी भी देश से अच्छे नहीं हैं। उसके आसपास जितने पड़ोसी देश हैं, आप देखिए सब जगहों पे उसके संबंध खराब है चाइना की, और हर देश कहीं ना कहीं परेशान है और चाइना को घेरने की तैयारी में। लेकिन भारत देश ने आगे बढ़कर इस प्रकार से घोषणा की कि अगर हम 52 से ज्यादा उनके ऐप जो हैं और 52 से ज्यादा इन चीजों को हम बैन करते हैं, चाइना को करोड़ों रुपए का झटका लगता है, खुलेआम चैलेंज करके उनको बैन किया जाता है। साथ ही साथ जो स्वदेशी अपनाओ का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसको पूरे देश के लोग बढ़ चढ़ कर आगे आकर के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइना की चीजों का जो पोषण है उसको लगातार धीरे धीरे नकारा जा रहा है और वहां आत्मनिर्भर भर रहे हैं। तो एक बड़ी चोट चाइना को हम डिप्लोमेटिक दे रहे हैं। तो ये कहना कि चाइना से कहीं डर है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी ये कहती है कि चाइना से भारत देश डर रहा है, तो ये भारत देश का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। हमारी सैन्य सेना के शौर्य बल का ये अपमान है। हमारी सेना सबसे बराबर टक्कर लेने में सक्षम है, वो चाहे चाइना की सेना हो, चाहे पाकिस्तान की या किसी अन्य देश की हो। देश जिसके लिए आदमी सेना, हमारी सेना उसके लिए सक्षम है, तो हम तो अपने सेना का ही मनोबल करके। ठीक, ये त्रिपाठी जी की बात का जवाब आ गया। और अब जो एनालिसिस, जो पूरा रिसर्च किया है, शुक्रवार द्विवेदी, ये बताइए कि ये जो पूरा आपने रिसर्च किया है, जो 3-4 दिनों से घटनाक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है और बाकी तो 2-3 महीनों से चल रहा है, अभी जो बदलाव आया है, चाइना इतना बौखलाया क्यों है? अभी तक तो बिल्कुल से अपर है, और जो अभी सूचनाएं आई है कि जो भारत ने कब्जा जिस चोटी पे किया है, वहां से वो बिल्कुल से अपर हैंड पे है और वहां से पूरी नजर रखी जा सकती है कि चाइना के लोग कर क्या रहे हैं, उनका मूवमेंट क्या हो रहा है। कहीं यही तो बौखलाहट का कारण नहीं है उनका? जी राजू जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। लगभग 3 महीनों से रस्साकसी चल रही है और जिस ब्लैक पॉट पर हमने कब्जा किया है जाकर के, ये बेसिकली हमारा ही था, कोई ऐसा नहीं कि उनका था। ये पूर्व की सरकारों की गलतियां थी जिसपे वो ब्लैक पॉट पे आ गए। इसको मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे भाई हम तो सौर के साथ थे, वो 24 और 56 इंच का सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे, समझिए आप। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भारत की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसकी प्रशंसा दुनिया के लोग कर रहे हैं। आज वो अलग बात है कि भारत के अंदर बैठे हुए लोग बार बार सेना को नीचा दिखाने के लिए, जनरल पनाग के लेख को पढ़ने के लिए, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप साहब जनरल पनाग का लेख पढ़िए। जनरल पनाग का लेख क्या है? अंडर द चाइनीज गुड अंडर द इंडियन फिंगर, वो ये लेख लिखते हैं और भारत की जो सैनिक है उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे देश का एक राजकुमार, समझिए, वो कहता है साहब इस लेख को पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज बताता हूं कि आज की स्थिति में भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भारत को समर्थन मिल रहा है। भारत के अंदर लोग बैठे हुए समर्थन चाहे ना दे, लेकिन भारत के बाहर बैठे हुए लोग समर्थन दे रहे हैं। और अब की स्थिति ऐसी हो गई है चाइना की कि आपसे बता दूं, जो क्वाड की हमने बहुत पहले चर्चा करी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है, हम मलक्का मरुधर, डमरू मलधर, इस तरह जो मलक्का चाइना चैनल है उसकी भी बात हम कर रहे हैं। वहां से उसका लगभग 76% व्यापार चाइना का हमारे उसी सागर से होकर के होता है जो अंडमान निकोबार की तरफ है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 2900 किलोमीटर में ऑप्टिकल केबल फाइबर के थ्रू 4G नेटवर्क उन्होंने अंडमान निकोबार की तरफ भेजा है। उसका एक इतना बड़ा प्रभावशाली है। 98 में ब्रिटेन ने हमसे कहा था, 98 में
ब्रिटिश ने हमसे कहा था कि साहब 97 जब एस डी देवगौड़ा जी की सरकार थी तो उसने कहा था कि कुल मिलाकर के इसको आप डेवलप करिए और हांगकांग का एक विकल्प के रूप में खड़ा करिए। हम ये करने में चूक गए, लेकिन फिर भी पूर्व सरकार पे आप प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए। ये तो आपका फोबिया है पूर्व सरकार के प्रति, क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? 97 में काम हो सकता था। और सबसे बड़ी चीज है कि आज अभी अमेरिका का बम वर्षक हमारे अमेरिका ने अपने 3 जहाज भेजे हैं जो कि उसके परमाणु हथियारों से लैस हैं। ये छोटी घटना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ युद्ध करने को तैयार है और अभी भारत ने हिंद महासागर में अपने जलपोत भेजे हैं। हम आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं। और रही बात व्यापार का जो फिजिकल डेफिसिट, वो 96.70 अरब डॉलर का फिजिकल डेफिसिट चाइना को हो चुका है। और चाइना की स्थिति ये है कि वो अपने अंदर के विद्रोह को रोकने के लिए यही काम उसने 1962 में किया था और यही काम वो कर रहा है। अंदर उसके बहुत विद्रोह है चाइना के, इतना विद्रोह है कि अगर वो भारत की तरफ इस प्रकार की आक्रामक नीति नहीं अपनाएगा तो चाइना कई टुकड़ों में बटेगा जैसे रशिया बटा था। रही बात कि आखिर ये बताइए, क्या चाइना कभी हमारा पड़ोसी था क्या? कभी नहीं था। आपको बताना चाहूंगा, इसे कुछ समय चाहूंगा, बस विदिन 2 and 3 मिनट्स। चाइना 1947 में जब हम आजाद हुए तो 47 में हमने एक मीटिंग की थी जिसका नाम था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। उस समय 1947 में चाइना स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था, 48 में स्वतंत्र हुआ और जो तिब्बत था वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी। जिसको बीजिंग कहते हैं उसका नाम पीकिंग था, समझिए आप, पीकिंग उसका नाम हुआ करता था। और चाइना की हैसियत नहीं थी 1949, 48 और 50 में, उसको मान्यता तक देश की नहीं थी दुनिया में, समझिए आप, वो हमें मान्यता थी। और नेहरू की एक गलती ने, फिर उसको लोग नहीं मानेंगे लेकिन मैं बताना चाहूंगा, देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को पता हो कि चाइना हमारा कैसे पड़ोसी बना, उसमें नेहरू की गलती थी जब 1951 के अंतर्गत उन्होंने तिब्बत के स्वतंत्र राष्ट्र का जो स्वरूप था उसको बदला। और 52 में जब चाइना ने वहां अटैक किया तो दुनिया का पहला देश ऐसा भारत था जिसने उसको मान्यता दी कि वो चाइना का पार्ट है। और चाइना ने इनको लॉलीपॉप दिया क्योंकि हमारे नेहरू जी जो थे वो माओ की नीतियों से प्रभावित थे। हमारे नेहरू जी थे वो कम्युनिस्ट से बड़े प्रेरित थे और उसी का नतीजा आया कि उसने एक लॉलीपॉप दिया तिब्बत और भारत की जनता को, पंचशील सिद्धांत, जिसमें अभी बात कर रहे थे हमारे त्रिपाठी जी कि साहब ये चाइना के मुद्दे पे उन्होंने कोई बात नहीं किया। चाइना के मुद्दे पे बात के लिए हमने बुलाया तो था, सर्वदलीय बैठक हुई तो थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सीताराम येचुरी जी पंचशील के समझौतों पर अडिग रहे। तो पंचशील का समझौता क्या चाइना के लिए था? आपको मैं बता देता हूं कि पंचशील से समझौते में सीधे बोला गया तिब्बत रेंज, इंडो तिब्बत संबंधों की बात हुई है। पूरे पंचशील सिद्धांत में कहा गया है, आपको बता दूं उसमें 6 अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद की चर्चा करी गई। 5 अनुच्छेद में 9 बार भारत और तिब्बत का नाम आया है, चाइना का नाम उसमें नहीं आया है। उसमें सीधे कहा गया अनुच्छेद 2 और 5 में कि भारत में रोटी बेटी का संबंध रहा तिब्बत का, जैसे वो व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां करते थे वो ऐसे करते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सीताराम येचुरी और कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि जब उस दिन आप लोग ये मुद्दा उठा रहे थे कि पंचशील के सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, आप चाइना को नहीं गाली दे रहे हैं। चाइना से कहिए ना कि पंचशील के सिद्धांतों को माने और पासपोर्ट वीजा खत्म करे, भारत के लोगों को आने जाने की अनुमति दे, वाणिज्य व्यापारिक केंद्र वहां खोलने की अनुमति दे। क्या ऐसी मांग कभी कांग्रेस के लोगों ने की? नहीं की। बल्कि इसके उलट जाकर के सलमान खुर्शीद ने, जिस समय गलवान घाटी में हमारे जवान मारे गए थे उससे पहले, और हमने उत्तर बड़ा जबरदस्त दिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एक एक जवान मारते मारते मरा, ये नहीं कहा कि मरते मरते मरा। इस शब्द को सुनिए। और भारत के मैं कहना चाहूंगा कि जब तिब्बत का ये मामला उठा, उस पंचशील सिद्धांत का जब सीताराम येचुरी ने उठाया तो इन्हें बोलना चाहिए ना, चीन को बोलना चाहिए। भारत क्या करेगा? भारत तो पंचशील सिद्धांत को मानता ही आया है, नेहरू जी की गलतियों को स्वीकारता आया है, और उसी का परिणाम रहा कि जो चाइना हमसे कोसों दूर था वो चाइना आज कैलाश मानसरोवर उसके पास चला गया। ये उरी नेहरू जी की गलती थी। ये चाइना आज हमारा पड़ोसी बन गया, वरना ये हमारा पड़ोसी नहीं था। ये कौन कहेगा? अगर हम ये कहते हैं अरे भाई अब आप करके दिखा दो, अरे हम करके ही तो दिखा रहे हैं। सुनिए आप, इस बार भारत की सरकार ने कितने मजबूत एक्शन लिए हैं। और आज मैं आपके इस मंच से सीधे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अब वो समय आ गया है जब आप तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का काम करें संसद के अंदर, और ये सबसे बड़ा काम होगा। मैं जानता हूं चाइना तिलमिला जाएगा, क्योंकि चाइना तिब्बत से ही हमारे भारत की जितनी नदियां आती हैं सबका स्रोत वहीं से है, ब्रह्मपुत्र है और सारी नदियों का स्रोत वहीं से आया है, जो सबसे बड़ी नदी है। और तिब्बत उनकी इतनी दुखती नब्ज है जिस पर अगर हम हाथ रख देंगे तो खत्म हो जाएंगे। रही बात युद्ध, रही बात सलमान खुर्शीद की बात भी करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि हम, कौन कह रहा है, कौन विरोध कर रहा है, किसने साधी रूप से आकर के विरोध किया है भारत की सरकार का? अरे साहब, दिक्कत यह है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की, फिर मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की भारत के अंदर ये दिक्कत है, और कोई दल इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य पत्र है जिसमें सलमान खुर्शीद जी लिखते हैं और राय देते हैं सरकार को। उनके लेख में है, जब जनरल पराग के लेख को लिखने की बात करी गई थी, उन्होंने राय दिया कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार बेवजह लड़ाई मत करे,
कांग्रेस चाइना से टक्कर मत ले, उनसे व्यापारिक संबंध मत खत्म करे, टिकटॉक पे प्रतिबंध मत लगाए, उनके साथ समन्वय बनाए। क्या भाई हमें नेहरू समझ रखा है क्या आपने? नेहरू यही तो कर रहे थे, और कर क्या रहे थे 51 से लेकर के 52 तक, समझिए आप। और उन्होंने तिब्बत को सौंप दिया। और आपको बताऊं, एक हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जिनका नाम है अनिल वर्मा। अनिल वर्मा जी कहते हैं, राजू जी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, 2 ही शब्द है उसका। अनिल वर्मा जी कहते हैं कि पूरे मतलब वर्तमान संसार में, यानी इस विश्व में तिब्बत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उपनिवेश है आज की डेट में, और कोई नहीं है, समझिए आप, पूरी दुनिया में एक तिब्बत। और रही बात 1971 तक ताइवान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1978 तक अमेरिका ने चीन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा था। ये सब कौन करा रहा था? भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी 1951 में। 1950 और 51 में पूरा दुनिया देख रही थी कि शायद भारत तिब्बत पे कुछ बोलेगा, और सबसे अधिक प्रभावित भी तिब्बत होगा, तिब्बत से भारत होगा। लेकिन उस समय नेहरू जी को तो पंचशील समझ में आता था, उस समय नेहरू जी को माओवाद समझ में आता था, उस समय नेहरू जी को रशियन का समाजवाद समझ में आता था। और उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि जब आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और क्या नाम है, जब हम परिवर्तन के मूड में आ रहे हैं, तो ये लोग बार बार कहते हैं ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, वो बिक रहा है। अरे सब आपने रख के करा क्या? आपने देश को भिखारी बना दिया। जिस आईआईटी में कुछ नहीं बनता है उसको भी हम पैसा गरीब टैक्सपेयर के पैसे से दे रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो डूबने की कगार पे थे, आप 68 से उसमें घोटाला करते रहे। हाँ, एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया अपने पैदा होने के पहले दिन से ही, मतलब कांग्रेस पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी तो मूल जो थी खत्म हो गई 1936 में ही। लेकिन मैं बात करना हूं उस कांग्रेस का जो नेतृत्व करने का दम भरती है कि भारत के अंदर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने अपने पैदा होते ही मुंद्रा वाले को पैसा दिलाने के लिए साहूकारों के थ्रू, जो पियरलेस कंपनी थी उसका मर्ज किया और मुंद्रा को पैसा दिलाया, और एलआईसी ने उसके शेयर खरीदे। समझिए पहला घोटाला। उसके बाद जीप घोटाला। हाँ, ये जरूर था कि काम कांग्रेस कर रही थी, जिसमें तो केवल हम चाइना पे, अभी 2G स्पेक्ट्रम था, यूरिया अभी केवल चाइना पे बात करेंगे। और चूंकि कांग्रेस पार्टी पे जबरदस्त आपने प्रहार किया, त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप सवाल और बोल दूं उसके बाद लोग। अरे ये जो है इनको घोटाला नजर आता है। अभी जो महामारी फैली हुई कोविड-19 में, इनके ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल के देखिए पीपी की घोटाला और सावन घोटाला, जब ये जिंदगी का घोटाला कर रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के समर्थन में थे। वो ताबूत घोटाला जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था जब इनकी सरकार थी। इन्हीं की सरकार थी 97 में, बता रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा, तो 98 में आए थे तो अटल जी ने क्या कर दिया? 98 से 6 तक इनकी ही सरकार थी, ये क्या कर 4 तक, तब इन्होंने क्या कर दिया? इनको इतिहास बहुत याद आता है, अपना इतिहास याद नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने क्या किया? कूटने का काम किया, विपक्ष में बैठे रहे, उल्टी सीधी बातें ही दुष्प्रचार करते रहे। आज इनके बाद इनकी 20 सैनिक मरवा दिए, तब इन्होंने कहा कि हमने 500 का बदला ले लिया, 50 मार के बदला ले लिया। अरे आप पहले मरवाए क्यों? इसके पहले आप मरवाते हैं लोगों को, फिर बाद में बदला लेने का करते हैं। हमारे सैनिकों का आप बलिदान कराते हैं, उसके बाद आप देश हित की बात करते हैं। ऐसी बातें नहीं चलेंगी। आप ये कहिए कि हम उस समय फेलोर रहे, हमारी मशीनरी फेलोर रही, हमारी जो है वो सारी फेलोर थी। क्योंकि होता क्या है कि आप सरकार में हो तो आप सैनिक को कोई योगदान नहीं देते हो, आप अपनी योगदान नहीं देते हो कि मैंने ये कहा, मैंने वो किया। आप उनको सारी छूट दीजिए, वो अपना सारा काम करेंगे। आपके बल पे देश नहीं चल रहा है, उस सैनिकों के बल पे चल रहा है, लेकिन आप उनके हित की बात नहीं करते हो, आप अपने हित की बात करते हो। आधों को तो आपने उनको पूरा पैसा नहीं दिया, कितने सैनिकों का कहने को आप मीडिया में बता रहे हो कि आपने बता दिया कि मैंने इतने ऐप बंद कर दिए। उस ऐप बंद करने से कोई फायदा नहीं। ऐप आप बंद करते हो लेकिन अपने अंबानी और अडानी को सारा बेच लेते हो आप। अब जो 2 रुपए का सामान पहले चाइना से आता था वो 10 रुपए में खरीदने के लिए आपने देश के लिए कर दिया है। आप बेवकूफ जनता को कम मत बनाओ, आप देश हित की बात करो। देश में आप देश को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप यहाँ पे गलवान दिखा के वहां पे आप प्लान करें। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, जनता भूखों मर रही है, लोग सड़कों पे हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैसा कहाँ चला गया, किसको मिल गया? लोग भूखों में मर रहे हैं। आज देखिए किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जैन साहब सरकार में बताइए पहले आप ये कहते थे किसान, कांग्रेस के टाइम में किसानों को खाद नहीं मिलता था। आज किसानों की लाइनें लगी हुई है। त्रिपाठी जी आपकी बातों का जवाब तो आ जाए। पहले तो नहीं,
पहले तो सारी ये चीजें सुन तो लीजिए, पहले तो सुन तो लें तब जवाब दें। नेपाल जो है हमारे खिलाफ नक्शे में अपने बदलाव कर दिया और संसद में पास कर दिया। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल दे, कुछ करवा दें। ये चाइना से लड़ाई लड़ते हैं। अरे पहले अपने को संभालो, जो अपने मित्र हैं उनको इकट्ठा करो। वो तुमसे क्यों दूर जा रहे हैं? ये देखो, ये 6 साल में ये दूरियां क्यों बनी? प्रधानमंत्री अपने को स्वयंभू जो भारतीय नेता बनते हैं वो है नहीं एक्चुअल में। कहने को बहुत कुछ है, आप कुछ भी कहो। देश हमारा कब्जा हो रहा, चाइना इतना बड़ा आया है। आप एक वहां घाटी की बात कर रहे हो कि वो हमारा है, जहां देखो चारों तरफ तो चाइना अपना कब्जा करने की प्रयास कर रहा है। आप सारे बॉर्डर को देखिए कैसे क्या हो रहा है। देश को मजबूत करो, जनता द्विवेदी जी पूरा आप साथ दे रही बोलिए है। और उसके बाद में जैन साहब डिटेल में जवाब देंगे। आप खुल के बोलो कि चाइना हमारा जमीन कब्जा कर रहा है, आप सब लोग साथ खड़े हो। आप बोलते क्यों नहीं हो? जनता आपके साथ आई है, हर पार्टी आपके साथ है। आप खाली देश हित की बात करो। देश हित में सारी जनता आपके साथ है, कौन साथ छोड़ रहा है? आप झूठा एलिगेशन लगा रहे हो। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात अब मौका दीजिए तब तो वो कुछ बोलेंगे। और द्विवेदी जी आप 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करके उसके बाद जैन साहब को पूरा मौका दीजिए। सरकार पे बहुत ज्यादा दोषारोपण हुआ है, तो जैन साहब भी इस बारे में पूरी सफाई देना चाहते हैं। बताइए। देखिए मैं समझ सकता हूं त्रिपाठी जी की दिक्कत, क्योंकि जो पार्टी देशद्रोह कानून खत्म करना चाहती थी और कश्मीर में जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी, जो अलगाववादी उनकी सिक्योरिटी को फिर से देना चाहती थी, उसकी दिक्कत मैं समझ सकता हूं। जैसे त्रिपाठी जी का विचलन होना स्वाभाविक है। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जॉर्ज फर्नांडिस जी पकड़े गए ताबूत घोटाले में। अरे साहब वो आपका फोबिया था। वो पहला ऐसा देश का रक्षा मंत्री था कि एलिगेशन लगने के बाद सदन के अंदर नहीं आए, और जब वो पाक हो गए, बरी हो गए, तो उसी चलती सदन के अंदर दोबारा आए थे। ऐसी नैतिकता कांग्रेस में है क्या? जीवन में नहीं आ सकती है। इतने दिनों से जो कांग्रेस पार्टी बार बार ट्वीट करती रहती है राहुल गांधी के माध्यम से, उसने एक बार भी राजीव गांधी फाउंडेशन पे बोला क्या? नहीं बोला। वही राजीव गांधी फाउंडेशन जो चाइना से पैसा लेकर के भारत में प्रोपोगंडा फैलाती है कि देश की सरकार जो है वो फेल हो रही है। सिर्फ एकमात्र पार्टी इस देश की है, ना सपा बोल रही, ना बसपा बोल रही, ना अन्य दल बोल रहे हैं। इसका मतलब, और ये हमें सिखाएंगे, 2008 में किसने आपको रोका था कि आप 26/11 के हमले का मुंहतोड़ जवाब ना दे? उस समय शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे वो दिन भर सिर्फ कपड़े बदलते रहे। वो हमें ये बताएंगे, यानी इस देश यहाँ तो बदलने वाले ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यहाँ तो दिन में 10 बार देश बदलते हैं। अब आप इस बात को मत कहिए, जो पूरा देश में रोज कपड़ा रिपीट ही नहीं किया, दिन में 10 मीटिंग किया होगा तो 10 कपड़े बदले होंगे। आप बता रहे हो हमको, आप पार्टी को बताइए। शिवराज पाटिल ने 3 बदली, आपका मेरा प्रधानमंत्री जो दिन में 20 बार कपड़े बदलता है, उसको आप नहीं बताओगे कि कपड़े बदलने के अलावा किसी बेरोजगार का रोजगार बदले, रोजगार नहीं किया, खाली ड्रेस बदल रहे हैं। जैन साहब बोलेंगे। पहले आप अपने गिरबान में जाइए कि हमारा जो है हमारा प्रधानमंत्री दिनों दिन कपड़े बदलता है। आप उस चीज को देखो, मोर के साथ खेलता है। आज भूखों मर रहे हैं, यहाँ मोर दिखाई दे रहा है, भूख प्यास आपको नहीं दिखाई दे रही है। आप जो है जो बोल रहे हैं ना, इस महामारी के बीच में हमारे प्रधानमंत्री को केवल मोर दिखाई दे रहा है। मोर दिखाई, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। जैन साहब को बोलने ऐसी बातें ना करो, कम से कम ऐसी बातें करो जो सच में रखो। आप जो है झूठे प्रचार प्रसार में मत लो। प्रधानमंत्री मोर को लेकर खेल रहे हैं, उनके पास इतना समय है, समस्या नहीं है मोर के साथ खेलने का समय। अरे अब जैन साहब को भी तो सुन लीजिए, अब जैन साहब को सुन लीजिए आप लोग। नहीं ठीक, अभी पहले जैन साहब की बात आएगी। ठीक, अभी आएगी आपकी बात आएगी। दीजिए अभी पहले जैन साहब जवाब देंगे, क्योंकि सरकार का पक्ष वो रख रहे हैं। तो जैसा कि त्रिपाठी जी ने सवाल उठाए हैं कि ये इतने घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, उस पर सरकार नहीं कुछ कर रही, तो जैन साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कम से कम उनकी भी तो बातें सुन लीजिए। और बाकी द्विवेदी जी, आपने हमला कांग्रेस पे किया था तो रिएक्ट करना तो स्वाभाविक है उनका, त्रिपाठी जी का। अब जैन साहब बताएंगे। जी बताइए। देखिए राजीव जी, त्रिपाठी जी ने 3-4 सवाल उठाए। एक तो ये कि 20 लाख करोड़ कहाँ गया। तो जो इस समय जो परिस्थितियां हैं, और आप कांग्रेस छोटी छोटी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है सीधे, तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी सकते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ। तो इनको पूरा हिसाब इनको मिल जाएगा, क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि फिर इन्होंने वही सवाल किया कि ना तो देश के लोगों पे भरोसा है, ना देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना देश के नौजवानों के शौर्य पे भरोसा है।
इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के राजकुमार पे भरोसा है। अभी देखिए इन्होंने एक आरोप लगाया कि आप चाइना से ऐप बैन कर रहे हैं, चाइना से आयात निर्यात धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी की कंपनियों से 2 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आरोप लगा करके ये कहना चाहते हैं सीधे कि चाइना से सस्ता प्रोडक्ट खरीदने के लिए देश को आप गर्त में जाने दीजिए, वो ठीक है, लेकिन आप आत्मनिर्भर मत बनिए, आप यहाँ पे प्रोडक्शन मत करिए, यहाँ की चीजें मत खरीदिए। चीजें कौन सी खरीदी, जो चाइना से आ रही है, क्योंकि वो सस्ती है। जाहिर सी बात है ये बहुत सी चीजें चाइना की सस्ती हैं, क्योंकि हमारे वहाँ का लेबर, हमारे वहाँ का प्रोडक्शन, हमारे वहाँ की वो तकनीकी तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके वजह से अभी हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। लेकिन देश के नागरिक, देश के लोग वो अपना भार उठाने के लिए तैयार हैं कि देश के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, अगर जो 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 टीवी, जो मोबाइल 10,000 रुपए का चाइना का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, अगर वो 12,000 का पड़ेगा तो हम उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पैसा, वो 10,000 में से 5,000 रुपए उसका जो नफा ले रहे हैं, मुनाफा ले रहे हैं, वो तो चाइना को जा रहा है। अगर हम 10,000 का 12,000 का टीवी लेंगे, लेकिन वो देश की देश में रहेगा और उसका जो लाभ है वो कहीं यहीं पे खर्च होगा, टैक्स भी उसको सरकार को मिलेगा। तो जब हमारे देश के नागरिक उस भार को उठाने के लिए अभी तैयार हैं, फिर ये आरोप लगाना कि आप अडानी अंबानी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो चाइना के प्रति आपकी नर्मदिली, चाइना के प्रति आपकी सहिष्णुता साफ दिखाई दे रही है। भारत के प्रति सासु बनिए, भारत के प्रति आपके अंदर एक लचीला रवैया होना चाहिए, तो प्रोडक्शन हम खरीदेंगे। हमें इसमें ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, इस बात पे ऑब्जेक्शन है। देखिए आप इस बात पे ऑब्जेक्शन है का वो कि जो है कह रहे हैं चाइना, हमारा ये कहने के मतलब है कि जो हम मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, जब आप चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, फिर आप अंबानी अडानी के थ्रू इस देश में क्यों ला रहे हैं इस प्रोडक्ट को? वो टिकटॉक जो है अंबानी क्यों खरीद रहा है? सारी चीजें, चाइना का सिम क्यों यहाँ यूज हो रहा है? अभी वो जियो के लिए उसने 2 लाख सिम खरीदे हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। सारी कंपनियां जो चाइना जो है इंडियन कंपनी के थ्रू क्यों आ रहे हैं, अंबानी अडानी के थ्रू। हमारा ये कहना, जब आप बैन करो तो पूरी तरह से बैन करो कि उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएंगे। आप हमारी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये चीज आपको बताना पड़ेगा कि आप चाइना के प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहते हैं अंबानी अडानी के थ्रू, और उस प्रोडक्ट को जो 2 रुपए की कास्ट थी वो 10 रुपए में क्यों देना चाहते हैं? आप अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं देश के लिए, कि देश के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपने बंद किया है तो वो इंडिया में नहीं आना चाहिए, आप किसी और कंट्री से मंगवाते। लेकिन आप जो है उसी प्रोडक्ट को अंबानी अडानी के थ्रू इंडिया में क्यों लाना चाहते हैं? आप इस चीज को आपको बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा। खत्म करेंगे। फिर जो प्रोडक्ट की बात तो सुन लीजिए, जैन साहब क्या कह रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट चाइना में बिक रहे हैं, हमारी जो बैंकें चाइना में हैं, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक कूटनीतिक तरीके से चाइना को मात देने का काम किया है, चाइना को घेरने का काम किया है। हमने सारे रिश्ते, सारे करार नहीं खत्म कर दिए उनसे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम किसी और देश से ले रहे हैं या उनका निर्माण हम भारत देश के अंदर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन चीजों से जो फायदा है वो देश के अंदर जाएगा। दूसरी बात यह है कि चाइना से धीरे धीरे करार और संबंध जो है वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन अचानक नहीं खत्म कर रहे हैं। चीजें आप भी जानते हैं, कूटनीतिक तरीके से जिस प्रकार से हम चाइना को मार रहे हैं, और सारे का सारा विश्व चाइना के अपोज में खड़ा है। अमेरिका उसके अपोज में खड़ा है, फ्रांस, जर्मनी उसके अपोज में खड़ा है। आप देखिए सारे देश और जो आसपास के उसके देश हैं जिनसे उसने एक तरीके से खराब संबंध बना रखे हैं, वो भी उसके खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका ने भी तमाम सारी चीजें बैन की है। तो चाइना पे जो लगातार एक वार हो रहा है, कूटनीतिक तरीके से हमला कर रहे हैं, उसके साथ हम प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हम जो है मिसाइलों से हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम भारत चाइना को कर रहा है। क्योंकि 130 करोड़ की आबादी, जिस प्रकार से उपभोक्ता भारत है, इस प्रकार से बड़ा उपभोक्ता चाइना के पास कोई और नहीं है, यह समझना पड़ेगा। और जब हम उसका तिरस्कार करेंगे, उसके ऊपर बैन लगाएंगे, तो उसके ऊपर पड़ेगा, वो दिखाई दे रहा है। चलिए,
सही। द्विवेदी जी, अरे तो अब भाई आपकी बात आ जानी चाहिए, जैसा कि अभी अभी त्रिपाठी जी आपकी बात आएगी। पहले ये बताइए कि जो जिस तरीके से अभी ये हो रहा है कि ट्रेड वॉर हो रहा है, और त्रिपाठी जी ने कहा कि टिकटॉक बंद कर दिया गया और उसके बाद में फिर सिम जो है वहीं से खरीदा जा रहा है, तो आखिर फायदा क्या हुआ इसका? देखिए, ये जो मैं विषय रख रहा हूँ ये त्रिपाठी जी के लिए नहीं है और ना ही राहुल गांधी जी के लिए है। मैं पहले जी स्पष्ट कर दूं, और मुझे पता है कि मैं कोई भी उत्तर दूंगा वो उस उत्तर से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं उत्तर मेरा सत्य है, मैं अपनी जगह सत्य हूँ। पहली चीज, इन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है टिकटॉक से। मैं तो अच्छा हूं, मैं तो चाहता हूं कि रिलायंस, अडानी, अंबानी और यहाँ तक कि तिवारी जी के पास पैसा हो तो ये भी टिकटॉक को खरीद ले। मैं प्रसन्न होऊंगा, मैं गर्वान्वित होऊंगा कि भारत की कोई कंपनी विदेशी कंपनियों को खरीद रही है। और आज जो टिकटॉक को खरीदने की बात चल रही है, जिसमें उसका जो कंपनी है बाइट बाइट डांस कंपनी है, उसी का टिकटॉक है, उसको खैर परचेज करने की बात हो रही है, तो मैं तो कहूंगा ये होना चाहिए। और भारत ने, आपको बता दूं कि जिस प्रकार तिवारी जी कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो रहा है, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। तिवारी जी की जानकारी बहुत श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा तिवारी जी कि इस जब से चाइना से हमारा गलवान घाटी में संघर्ष हुआ है, उससे पहले ही हमारी प्रक्रिया चल रही थी। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत राफेल को लाने के बाद जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, जिसमें सिर्फ अंबानी ग्रुप नहीं था, उसमें टाटा भी था, उसमें क्या नाम है एल&टी भी था, उसमें आपका क्या नाम महिंद्रा भी था। इन सब ने मिलकर K90 टैंक हमने बनाया है। K90 टैंक जो बना के दिया हमने, स्वदेशी निर्मित दिया। 3 साल के अंदर वो टैंक बना करके सेना को सुपुर्द कर दिया गया। अभी कल ही आपने देखा है कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसे बहुत से चीजें हैं जो हम बनाने वाले हैं, भारत के अंदर रक्षा निर्माण करेंगे। उसमें भी हमने टाटा को दिया है, टाटा पावर्स उस काम को लेने जा रहा है, L&T लेने जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि भारत के लोग भारत में बनाएंगे। दूसरी चीज, कैसे उसको हमने मात दिया है ये आपको बताना चाहूंगा। मुझे लगता है किसी भी नेता से और हमारे जैसे लोगों से कहीं ज्यादा इस देश के व्यापारियों को प्रणाम करना होगा, उन्हें बार बार धन्यवाद और साधुवाद देना होगा कि राजू जी, जैसे ही गलवान घाटी की घटना घटी है, उसके बाद से आपको बता दूं कि कानपुर में जो रेडीमेड उद्योग था, उन लोगों ने धागा 110 रुपए मिल रहा था चाइना से और 125 रुपए का ताइवान से मिल रहा था। हमने ताइवान से लेना स्वीकार किया और चाइना से नहीं लिया। ये बड़ा ड्रॉबैक है उसके लिए। उसके बाद आपको बताता हूं, फर्नीचर पर इस सरकार ने 25% आयात शुल्क बढ़ा दिया। स्टील को लेकर के हमने 23% आयात शुल्क बढ़ा दिया। और जो बात रही हमारी गुणवत्ता की और हमारी चीजों की, एक बार इनहेंस तो करिए। मैं सुधीर श्रीवास्तव का नाम लेना चाहूंगा, जो खड़गपुर IIT से पढ़े हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं। उन्होंने अभी उनकी अप्रूव कर दिया सेना ने। उनका एक जैकेट है जो हम मंगाते हैं, क्या नाम है, लद्दाख के अपने सैनिकों के लिए। वो जैकेट जब हम इजराइल से मंगाते हैं या ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं तो उस जैकेट की कीमत 27,000 रुपए पड़ती है, जो हमारे सुधीर श्रीवास्तव जी ने मात्र 3,000 रुपए में भारत की सेना को देने का प्रस्ताव रखा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है कानपुर के अंदर। आप समझिए, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम, और वो उस जैकेट से ज्यादा अच्छा है। अब आपको बताता हूं, एक अलका इलेक्ट्रॉनिक्स करके पनकी पावर हाउस में है, जिसने 98 से अपना काम शुरू किया, वो आत्मनिर्भर भरने की प्रक्रिया में चालू हुआ। आज वो अवस्थी जी जो उसके मालिक है, उन्होंने एक ऐसा सर्चलाइट बनाया है कि आज 6 देशों में वो भेजते हैं। वो जो सर्चलाइट है, उस सर्चलाइट को आप एयरपोर्ट पे पाएंगे, भारत के रेलवे स्टेशन पे पाएंगे, डिफेंस की फैक्ट्रियों में पाएंगे, और भारत की सेना का वो सबसे फेवरेट सर्चलाइट है जिसको वो देते हैं। आप समझिए कि उसको पहले हम खरीदते थे 12,000 रुपए में, आज वही सर्चलाइट सिर्फ 3,000 रुपए में सप्लाई सेना के अंदर हो रही है, और हम भारत भी बेच रहे हैं। और अभी एक चीज और बताता हूं, जूता बनाने के लिए हमारे पास फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर है, जिसको हमने वेल एक्युपाइड किया है, उसमें नए षड्यंत्र लगाए हैं। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सारे काम इस देश की सरकारी गवर्नमेंट संस्थाएं ही कर सकती हैं। राजू जी भी कुछ नया कर सकते हैं, जैन साहब भी कुछ नया कर सकते हैं, और त्रिपाठी जी भी अच्छा नया कर सकते हैं। त्रिपाठी जी देशद्रोही नहीं है, त्रिपाठी जी इस देश के हैं, ये भी कुछ अच्छा नया करके दिखा सकते हैं। तो उस चीज को अप्रिशिएट क्यों ना किया जाए। और आज चाइना को दिक्कत यही है, आज खिलौना उद्योग को लेकर के हमने बात करना प्रारंभ किया, आज डेयरी उद्योग में हम नंबर 1 पे जा रहे हैं, आज कोल को लेकर के हमने काम किया है। आपको बता दूं कि चाइना को लेकर के जिस प्रकार की रणनीति इस समय सरकार ने अपनाई है, और सबसे बड़ी चीज देखिए, कोविड काल में आपने देखा होगा, आज अमेरिका जो है वो उसकी लगभग 50 से 60% कंपनियों पर कब्जा। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी क्यों खरीद रहे हैं टिकटॉक, तो चाइना ने करा क्या है कि अमेरिका की बहुत सी कंपनियों के शेयर खरीद लिए हैं, और आज चाइना जब चाहे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। अगर यही काम भारत के अडानी, अंबानी, शिव कुमार त्रिपाठी करते तो क्या दिक्कत है, राजीव गांधी करते तो क्या दिक्कत है, राहुल गांधी करते तो क्या दिक्कत है, अगर सोनिया गांधी करती है तो क्या दिक्कत है। हमें तो खुश होना चाहिए कि भारतीय मूल का व्यक्ति पूरी दुनिया पे काबिज हो रहा है। इस चीज पे भी इनको दिक्कत है। उसके बाद बताता हूं, आप जब टिकटॉक बैन से पहले ही भारत की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। आपको बताना चाहूंगा राजीव जी कि जिस समय कोरोना काल चालू हुआ था मार्च के समय में, उस समय चाइना की कंपनी ने HDFC में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, इंडियन
HDFC में, और भारत की सरकार ने रातों रात कैबिनेट ला करके अमेरिका जैसी स्थिति ना बने, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत रीजन के अंतर्गत जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें कोई भी अगर यहाँ पैसा लगाना है तो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, और हमने उसको वहीं पर रोक दिया। समझिए आप, उसने 7% की हिस्सेदारी दी थी, जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने बताया। मेरा समय सीमा समाप्त हो गई, तो इसलिए अब 30 सेकंड में और भी बातें रहेंगी आपके, तो उसके बाद में फाइनल कमेंट हम हर लोगों से अपने पैनलिस्ट से ले लेंगे, क्योंकि समय सीमा हमारी समाप्त हो रही है। बताइए द्विवेदी जी, क्या कुछ और त्रिपाठी जी के लिए और कुछ कहना था क्या? नहीं, मुझे त्रिपाठी जी से मेरा कोई दुराव नहीं है ना मुझे कुछ कहना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम भारत के लोग हैं और भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करना आपका हक है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वह तर्क सम्मत होना चाहिए। वो इस प्रकार नहीं होने चाहिए कि चौकीदार चोर है का नारा लगाइए और फिर वही थूक के चाटने वाला काम, कि सुप्रीम कोर्ट जहां पर आप वकालत करते हैं वहीं पे उसको जाके एक अपोजिशन लेटर लिखना पड़ता है, 3 बार हलफनामा जमा करना पड़ता है और कहना पड़ता है हाँ मैं झूठा हूं। जैसे केजरीवाल ने कहा हाँ मैं झूठा हूं, राहुल गांधी ने कहा हाँ मैं झूठा हूं, उसके बाद फिर झूठे आरोप लगाना। तो कम से कम एक राजनीति में एक शुचिता तैयार करिए और मोदी का विरोध करते करते भारत और भारत की सेना का विरोध मत करिए। ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आपसे। ठीक ठीक। देखिए त्रिपाठी जी, जैसा ये कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है फिर बाद में हलो ना हो, जिस चीज पे आरोप लगा था उसको कोर्ट ने डिनाई नहीं किया, कहा वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, पैसे के मामले में हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं, पैसा वहां पार्लियामेंट करेगी, वहां के लोग करेंगे। उस चीज पे जो एक कह रहे हैं आपकी आवाज उस पे तो अभी तक डिसीजन ही नहीं आया। वो तो जो राफेल के कीमत के बारे में कहीं कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम इस पे डिसीजन नहीं देंगे। तो जो ये कह रहे हैं ठीक, जनता को गुमराह कर रहे हैं और आपके उसके श्रोताओं को, तो ये एक गलत परंपरा दे रहे हैं। ये कोर्ट की अपने श्रोताओं को गलत संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा पैसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बोला कि पैसा की क्या कीमत है। उस कीमत की बात हुई थी कि 500 करोड़ का मामला जो है, चलिए ठीक है, 1500 कैसे पहुंच गया। दूसरी बात जो है, आज वो नहीं है, इनका ये मानना है कि देश की जनता सारा विरोध कर रही है, तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। देश की जनता हमेशा साथ में खड़ी है, देश हित के साथ पूरा पार्टी सारी संस्थाएं खड़ी हैं, नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। जी देखिए राजीव जी, फाइनल कमेंट आप जैन साहब से लेंगे। दरअसल आज वो इशू नहीं है, उस पर कभी फिर किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे। आज तो केवल जो इंडो चाइना जो बॉर्डर इशू LAC वाला आया था, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। फाइनल कमेंट हम जैन साहब से लेंगे क्योंकि समय सीमा हमारी काफी जो है एक्सीड कर गई है। तो जैन साहब, अब आप बताना चाहेंगे इस बारे में कि जो अभी हमारा LAC पे जो भी इशू चल रहा है, जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी सेनाएं जो है काम कर रही है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका ये एक तरीके से उसकी एक जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से वो शपथ लेता है कि सबसे पहले नंबर पे उसके लिए देश है, और उसके बाद में सारी चीजें, घर परिवार और सारी चीजें उसके बाद में आती है, पार्टी सारी चीजें उसके बाद में आती है। शपथ लेने के बाद में प्रधानमंत्री देश के हर एक नागरिक का होता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सबका प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री का पहली बात तो सम्मान होना चाहिए, उस पद का सम्मान होना चाहिए, उस पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति देखिए कांग्रेस के थे प्रणब मुखर्जी जी, उसके बाद में कितना सम्मान उनका हुआ, उनको इस दृष्टि से देखा गया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खास करके इस दृष्टि से देखा कि वो हमारे जो है हमारे राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद देखिए RSS ने भी उनको अपने कार्यक्रम में भी बुलाया और वो गए भी। तो जो पद है, पद की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी बात ये जिसपे आज हम लोग बात कर रहे हैं, इन बॉर्डर पे या जो है गलवान घाटी पे, या वहां पर जिस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों ने एक शौर्य का परिचय दिया है, वहां पे आगे बढ़ करके और तमाम सारी भूमि को अपने अंडर में ले लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो किसके नेतृत्व में है, देश का प्रधानमंत्री ने कौन सी पार्टी है, ना देख करके ये देखना चाहिए कि देश के नौजवानों ने एक बड़ा शौर्य का काम किया है,
जिस प्रकार से हमारे बिल्कुल 20 सही जवान बात। शहीद हुए, बदले में उनके 50 से ज्यादा मारे गए और अब एक बड़ी कार्रवाई देश के नौजवानों ने आगे बढ़ करके की है। ये स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए देश प्रधानमंत्री को और हमारे नौजवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके इन सारे नौजवानों के पीछे खड़े हुए हैं, वो चाहे आर्थिक मदद हो या हर तरीके से हो, हर तरीके से भारत का एक एक और एक एक नागरिक इन सारे नौजवानों के पीछे खड़ा है, सारे सैनिकों के पीछे खड़ा है। और हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई एक बड़ी खबर जल्दी देश की सीमा से और एक अच्छी खबर आने वाली है। चलिए, आप लोगों का आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय जो देश में जिस भी तरीके से चल रहा है, सीमाओं पर जिस तरीके से भारत पूरी तरीके से आक्रामक होकर दुश्मन को पीछे ढकेल रहा है, जो पाकिस्तान रोज रिटेलिएट के कगार पर बड़ी संतोषजनक बात यह है कि देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाह रही हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये संतोष भी है कि भारत की सेनाएं जिस तरीके से काम कर रही हैं, भारत देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। और अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा। आज की डेट में भारत अपर हैंड पे है। चाइना में भी, चाइना के बॉर्डर पे, LAC पे भी, जहां जहां भी सेनाओं की तैनाती है, अपर हैंड पे है। उन्होंने जो ऊंची चोटियां हैं जहां से वो पूरी तरीके से निगरानी रख सकते हैं, वहां भारत के सेनाओं की तैनाती। और यही नहीं, अगले 6 महीनों का रसद भी सेना के द्वारा ऐसी जगहों पे पहुंचाया जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ में जहां बर्फ जम जाती है, वहां पे सेना पूरी तरीके से तैनात रहे और भारत हमेशा अपर हैंड उसका रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और आप लोगों ने जो अपनी बातों को शेयर किया और जो जानकारी आपकी खबर के दर्शकों को दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज।